हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। थोड़ा सा हम देखेंगे ऑसिलेशंस जो होता है, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन जो है उसका टाइम पीरियड निकालने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक रिजिड सिस्टम है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है उसके साथ, और स्प्रिंग के नीचे जुड़ा हुआ है एक अटैच है उसके साथ मास, ये है मास m। ठीक है, अब इस मास m में जब स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो होगा क्या कि जब मास नहीं था तो स्प्रिंग कुछ ऐसी थी, इतनी थी, स्प्रिंग थोड़ी छोटी थी, पर जैसे ही हमने इसके साथ मास अटैच किया तो स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो इसकी लेंथ है, इट इज नेचुरल लेंथ एल इज नेचुरल लेंथ। तो एल नेचुरल लेंथ है, इसकी प्राकृतिक लंबाई, मतलब जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं दिया हुआ हमने, या कोई मास नहीं लगा हुआ है, तो उसकी जो लेंथ है उसको नेचुरल लेंथ कहते हैं। अब जैसे ही हमने इस पे मास लगाया तो ड्यू टू ग्रेविटी, इसके वेट की वजह से मान लीजिए ये एक्स नॉट डिस्प्लेस हो गई। कितना डिस्प्लेस हो गई, मान लेते हैं एक्स नॉट डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन बनेगी यहां पे mg इक्वल्स टू के एक्स नॉट। mg नीचे है, के एक्स नॉट ऊपर है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन बन हो गई। अभी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, अभी ये एसएचएम नहीं कर रहा है, सिर्फ मास है और अपनी जगह पे टंगा हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट हमें तो इसको ऑसिलेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। देखिए यह यहां तक था पहले, अब हमने इसको x और डिस्प्लेस किया, और x डिस्प्लेस करने के लिए हमने इस पे कुछ फोर्स लगा दिया था। ठीक, अब इस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, इसकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वापस से निकालेंगे और इसका एफबीडी बना के नेट फोर्स लिखते हैं। तो नेट फोर्स लिखने के लिए इसका सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है mg, ठीक, ऊपर फोर्स लग रहा है k x प्लस एक्स नॉट। ठीक है ना, ये एक्स नॉट है, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है k x प्लस एक्स नॉट, और जो फोर्स नीचे लग रहा है वो है mg। तो नेट फोर्स जो इसमें है एफ नेट, यहां लिखते हैं एफ नेट, वो आ जाएगा हमारे पास mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, mg माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट, और mg तो के एक्स नॉट के बराबर ही है। तो यहाँ पे mg और के एक्स नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो f बचेगा माइनस का के एक्स, एफ नेट। एफ नेट होता है बेसिकली ma माइनस के एक्स, तो ma आ गया के एक्स, a हो जाएगा माइनस का k बाई एम इंटू एक्स। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो ए का फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा के बाई एम। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और यहां से ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाई एम। तो यहां से टी हमारे पास आ जाएगा, टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो हमारे पास ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया है, किसका, एक स्प्रिंग मास सिस्टम का, जिसको कि हमने यहाँ पे रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। तो हमने क्या सीखा, देखिए यहाँ पे हम इस सिस्टम को चलिए मान लेंगे याद भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड निकालने के लिए किसी भी सिस्टम का दिया जा सकता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमें याद रखना है क्या है।
वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड राइट इक्वेशन। तो हम एक ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे जहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ऑसिलेट नहीं कर रहा है, और उस सिस्टम के लिए हम लोग इक्वेशन लिख देंगे जो कि हमने यहां लिखा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये। नाउ सेकंड स्टेप, हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा पुल करेंगे या स्ट्रेच करेंगे या उसको पुश करेंगे। तो हम इसको पुल करेंगे, पुल फ्रॉम या डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एक्स। यहां पे एक्स नोट था, हमने इसको एक्स नोट से लेकर के एक्स तक पुल किया। एंड अगेन राइट डाउन इक्वेशन। तो भी जो सिस्टम है, सिस्टम की इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे। तो हमने दोबारा इक्वेशन लिख दी, एफ नेट, ये एफबीडी बनाया और हमने वापस से इसकी एक इक्वेशन लिख दी, एफ नेट। ठीक, 2 स्टेप। थर्ड स्टेप, रिड्यूस इक्वेशन। जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है उसको रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे f इक्वल्स टू माइनस के एक्स में। यहां पर k कांस्टेंट है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप है ये फॉर्मूला। जो भी k की वैल्यू आई, उस k की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप में हमें करना है। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पुल करेंगे या पुश करेंगे, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि इसको हम थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी देके जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस से ऊपर जाएगा और ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो इस पॉइंट के लिए भी हम इसको इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस फॉर्म, क्योंकि यही जो है बेस है एसएचएम का। इसके बिना एसएचएम हो ही नहीं सकता। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्स की पावर एन। ऑसिलेशन, किसी भी देखिए ऑसिलेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर एन। और अगर n की वैल्यू 1 है, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो इसको एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इस ऑसिलेशन को। ठीक है ना। तो हर ऑसिलेशन को एसएचएम नहीं कह सकते, तो ऑसिलेशन एसएचएम हो उसके लिए जरूरी है। अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इक्वेशन को किसी भी तरीके से करने के बाद, तो इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं चांसेस है कि एसएचएम ना हो रहा हो। ठीक है, और हम लोग इसको फिर ये फॉर्मूला लगा करके लास्ट के की वैल्यू रख करके और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है। ठीक, अब हमने क्या किया, पहले हैंग किया हुआ था तो ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। यहां पर सेम चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है, ये m है मास, सब कुछ सेम है एज इट इज। हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करनी है। ये इसकी नेचुरल लेंथ नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया है f, तो हम लिखेंगे f इक्वल्स टू के एक्स इक्वेशन में। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है सर, आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करो इक्विलिब्रियम कंडीशन से आगे। ठीक है ना, ये एक्स नॉट पहले खींचा हुआ था, एक्स नॉट कह देते हैं, हमने प्लस एक्स और खींच लिया, फोर्स तो आपने एफ लगाया ही था। ठीक है सर, अब क्या करें, अब वापस से आप इक्वेशन लिखो एफ नेट की,
तो आप कहोगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ माइनस ये के एक्स प्लस एक्स नोट, ठीक है, के एक्स प्लस एक्स नोट, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स नोट है तो के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट एफ नेट, के एक्स नॉट कैंसिल हो गया तो एफ नेट आ जाएगा हमारे पास के एक्स माइनस का के एक्स, क्या आ गया हमारे पास, ये एफ नेट आ गया। ठीक है साहब, अगर एफ नेट माइनस का के एक्स है तो सीधे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, ये जो k आएगा अगेन वही प्रोसीजर है, f इज इक्वल्स टू m ए, m डिवाइड हो जाएगा, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, x रखेंगे, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम वैसे ही था। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ अलग हुआ ही नहीं। चलिए एक अलग एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा है, हमने इसको इस तरह से लटका दिया एक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन है थीटा। अभी क्या होगा, अगेन सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हम मान के चल रहे हैं ये फ्रिक्शन लेस है फ्रिक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं बट फिलहाल हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल का थोड़ा सा भी सीख रहे हैं। जब क्वेश्चंस कराएंगे एडवांस लेवल के तब हम इसमें फ्रिक्शन भी डाल सकते हैं। वैसे फ्रिक्शन रहेगा तो ऑसिलेशन एसएचएम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होगा तो ऑसिलेशन होगा कैसे। चलिए ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए नीचे फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर लगेगा kx, तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू kx नॉट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। ठीक है सर, अब क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करोगे। मान लो पहले ये x नॉट स्ट्रेच किया था, किसने किया था x नॉट स्ट्रेच, ये हमारी धरती माता ने किया था mg साइन थीटा की सहायता से, ठीक है ना, हमने नहीं किया, धरती माता ने किया, अर्थ ने किया। ठीक है साहब, अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, इतने में तो काम चलेगा नहीं क्योंकि अर्थ के इन्फ्लुएंस में क्या एसएचएम करेगा, नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसमें और कीटाणु डालने पड़ेंगे, अपने हाथ से खींच के इसको छोड़ना पड़ेगा, तब ये एसएचएम करेगा। तो हम करते हैं वही काम। अगेन इसको जब x स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए x और आ गया तो ऊपर लगेगा kx प्लस एक्स नॉट, नीचे लगेगा mg साइन थीटा, एफ नेट आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, अगेन के एक्स नॉट से mg साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, होना ही चाहिए। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स आ जाएगा। भाई mg साइन थीटा से के एक्स नॉट कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, माइनस के एक्स। टाइम पीरियड वापिस से इसको लिखेंगे m इंटू ए, इसको लिखेंगे माइनस के एक्स, में लिख देता हूं एम ए माइनस के एक्स, एम को डिवाइड कर दो, ए हो जाएगा माइनस का के बाई एम इंटू के बाई एम इंटू एक्स, ए को लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, जैसे हमने किया। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सबका टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है, तो क्या टाइम पीरियड ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, ध्यान समझो। टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। यहां पे फोर्स कौन सा है, F कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जब हमने इसको सीधे हैंग किया था, ये यहां पे कांस्टेंट फोर्स क्या था, नीचे mg था, तो टाइम पीरियड mg पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे f पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे mg साइन थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, mg कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम
या एसएचएम का जो भी टाइम पीरियड आता है वो कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स कौन सा है? यहाँ देखिए, ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है। जब तक एक वेरिएबल फोर्स नहीं होगा सिस्टम के पास, तब तक एसएचएम हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला? जब तक वेरिएबल फोर्स नहीं होगा सिस्टम के पास, तब तक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, जो बच्चे रिपीटर वाले होंगे उनको पता होगा, हम लोग टाइम पीरियड ऑसिलेशन डायपोल का भी निकालते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखते हैं, उसका भी निकालते हैं। हमने एक रिंग ले ली, रिंग के पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है। रिपीटर वाले बच्चे इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। उसका टाइम, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी चीज का जो एसएचएम कर रहा हो। प्रोसीजर यही रहेगा, मैंने सिर्फ स्प्रिंग का एग्जांपल लिया। अब मैं आपको एक सिस्टम और देता हूं, 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर वीडियो चालू करके सॉल्यूशन दो। तो सिस्टम है कुछ इस तरह का, एक स्प्रिंग है ये, और इसके ऊपर मास रखा है m। अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो देखिए, जब स्प्रिंग पे मास नहीं था तो स्प्रिंग कुछ इस तरह की दिख रही होगी, थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। बट जैसे ही इसके ऊपर मास आया तो ये दब गई। कितना दबी? अगेन एक्स नोट। अब आपको हंसी आ रही होगी कि सर सेम चीज हर बार कर रहे हो, पर है ही ये, करना ही यही है। एम जी इक्वल्स टू एक्स नोट, एम जी इक्वल्स टू के एक्स नोट। नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा के एक्स एक्स नोट, और नीचे लग रहा है mg। इसके बाद क्या करते हैं? अभी ये SHM नहीं करेगा क्योंकि mg क्या है? एक कांस्टेंट फोर्स है। तो अब क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। जब हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा? अगेन थोड़ा सा इसको और पुश करेंगे तो मास इधर आ जाएगा। जब मास नीचे आ गया, मान लो कितना नीचे आ गया मास x नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे F net इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स kx प्लस एक्स नोट। अभी x प्लस एक्स नोट, तो mg माइनस kx प्लस एक्स नोट, kx प्लस एक्स नोट आ गया। ठीक है, kx नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस kx। F नेट टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। अगेन 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास है कैपिटल M। तो स्प्रिंग के साथ अटैच है एक ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M। इस पर एक बुलेट फायर की गई और ये बुलेट आकर के इससे टकराएगी। इस बुलेट का मास है स्मॉल m, बुलेट का मास है स्मॉल m, ठीक है ना। और बुलेट की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं, लेट्स से v नोट। बुलेट की वेलोसिटी है v नोट, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे पूछ सकते हैं। पहला पूछेगा कि आप इसका टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब हमें पता है बुलेट आएगी, जब तक बुलेट नहीं टकराई तब तक मास रुका हुआ है। बट जैसे ही बुलेट टकराएगी तो बुलेट के जब स्ट्राइक करेगी कॉलिजन के टाइम पर, इसका मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी एट द टाइम ऑफ मोमेंटम, बिकॉज ये जो कॉलिजन होने वाला है ये कॉलिजन एक इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये बुलेट इसके अंदर चली जाएगी और जाकर के रुक जाएगी। ऐसा हमें कंसीडर करना है कि बुलेट अंदर गई और जाकर के रुक गई। अब बुलेट और मास दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से मास अटैच था और इस मास पर एक बुलेट फायर की गई। जैसे बुलेट फायर की गई, बुलेट इससे टकराएगी और टकरा करके जैसे ही कोलिजन होगा बुलेट रुक जाएगी। बुलेट रुक जाएगी ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक अपनी जगह से आगे बढ़ेगा।
जैसे ही ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई तो ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछ सकता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, हमें सबसे पहले टाइम पीरियड के लिए हम क्या देखेंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। अब यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, स्प्रिंग तो मासलेस है, तो जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उस बॉडी का मास कितना है, तो उस बॉडी का मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M के अंदर स्मॉल m एंटर कर चुकी है। ठीक, और दूसरा K कितना है नेट, तो नेट K है K। तो टाइम पीरियड तो हमें दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m/k, टोटल m यानी कि m प्लस है, और k की जगह तो k होता ही है। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन है कि भाई ये कितना दूर तक जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बताओ। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड बताइए कितना दूर तक जा सकती है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए देखिए, जैसे ही स्ट्राइक होगा एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगी। और कॉलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, एनर्जी का लॉस होता है। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी mv0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, mv0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ये तो पूछा नहीं था, पूछा क्या था? पूछा था इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे सर? एम्पलीट्यूड निकालने के लिए v बराबर a ओमेगा होता है, a बराबर v अपॉन ओमेगा कर सकते हैं। a बराबर, और ओमेगा कितना है? ओमेगा तो यहाँ पर था ना अपने पास, ये रहा ओमेगा। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाई m, k की जगह k, m की जगह m प्लस m होल अंडर रूट। ये हमारे पास ओमेगा है, रख देते हैं वैल्यूज। तो m स्मॉल m इंटू वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, अपॉन दिस, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m प्लस m और नीचे आ जाएगा k, वो भी पूरा सब कुछ अंडर रूट में आएगा ऐसे। तो हमारे पास आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? mv0 अपॉन अंडर रूट ऑफ k m प्लस m, ये आंसर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, यही एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम एनर्जी मेथड भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, ये हटाता हूं। देखिए, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जब ये आगे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, यानी कि हाफ m प्लस m। ये सेकंड मेथड है, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। और x क्या है? x ही तो एम्पलीट्यूड है, x ही तो एम्पलीट्यूड है। यहां से भी अगर हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हमारा आंसर यही है। क्लियर है? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। इस तरह से ये स्प्रिंग है
इसके ऊपर मास रखा है कैपिटल M और उसके ऊपर रखा है स्मॉल m। ठीक, दोनों मासेस इक्वल है ना, मतलब M और M ही है, दोनों मासेस क्या है M। अब क्या किया हमने, सिस्टम को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ा। मान लो सिस्टम कंप्रेस हुआ बाय x, ऑटोमेटिक अपने आप जो कंप्रेशन हुआ वो हुआ x, ऑटोमेटिक कंप्रेशन हुआ x, ये x कंप्रेस हो गया। अब ये कह रहा है कि हम इसको और कितना कंप्रेस कर सकते हैं, हम इसको और कितना कंप्रेस कर सकते हैं सो दैट ये वाला ब्लॉक जो है ऊपर वाला मास नीचे वाले मास से अलग हो जाए, या कितना कंप्रेस कर सकते हैं कि अलग ना हो। ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितना नीचे तक आ सकता है कि जब ऊपर जाए तो ये ऊपर वाला ब्लॉक अलग ना हो, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर ना जाए, दोनों साथ में ही ऑसिलेट करते हैं। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे मास कितना है, मास है 2m इंटू जी, ये इसका वेट हो गया। ठीक, इस वेट ने इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग ने, तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स जनरेट किया, स्प्रिंग ने फोर्स जनरेट किया kx। ठीक, तो स्प्रिंग की जो लेंथ आई अभी वो आ गई है 2mg/k। ठीक, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि सभी के पास नेट फोर्स 0 है, शांति सुकून से जिंदगी कट रही है। ठीक, ये सब रुके हुए अपनी अपनी जगह पे, कोई ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, कोई भी वेरिएबल फोर्स इस समय यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सभी फोर्स शांति से, नेट फोर्स सिस्टम पर 0, इक्विलिब्रियम। अब ये जब जैसे इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे सिस्टम को तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये अपनी जगह पर रुकेगा। लेकिन सोचिए अगर मैं इसको x से ज्यादा प्रेस करूं, x से ज्यादा कंप्रेस करूं, फिर जब ये ऊपर जाएंगे दोनों x, मैंने इस सिस्टम को x से ज्यादा कंप्रेस किया, इफ कंप्रेस्ड मोर देन x से ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस पर सिर्फ वेट काम कर रहा है, अपर ब्लॉक पर सिर्फ mg है, जबकि लोअर वाले ब्लॉक पर दो फोर्सेस हैं, एक है mg, एक है नीचे का kx। ठीक, तो जैसे ही मैं इसको दबा के छोड़ूंगा तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स kx इसके एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाएगा। भाई इस पर तो केवल mg ही है ना, पर नीचे वाले पे kx भी है और mg भी है, दोनों है। तो अगर मैं इससे ज्यादा x बराबर 2mg/k से ज्यादा कंप्रेस कर दूं इस सिस्टम को, तो दोनों ब्लॉक्स डिटैच हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए हो पर हो जाएंगे। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि x = 2mg/k कंप्रेस करने तक दोनों ब्लॉक एक साथ रहेंगे, हम साथ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक पुली है, पुली के नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जुड़ी है रिजिड सपोर्ट से, और ये जो थ्रेड है, ये जो स्प्रिंग है, इस पे टंगा हुआ है मास mg। अब मैंने mg को खींचा, m को खींचा और छोड़ा। जैसे ही m को खींच के छोड़ा, ये ऑसिलेट करने लग जाएगी स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड बताइए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा घुमा दिया। स्प्रिंग को खींच कौन रहा है, mg। अगर हम इस सिस्टम में देखें, यहां पे भी स्प्रिंग को mg ही तो खींच रहा था, तो यहां पे जो फोर्स आएगा kx0 वो कितना होगा, mg के बराबर। यहां पे भी kx0 mg के बराबर ही था।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा x और खींचेंगे। जब इसको x और खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा mg और ऊपर आ जाएगा k x प्लस एक्स नॉट, के एक्स प्लस एक्स नॉट। एफ नेट लिख देंगे, एफ नेट आ जाएगा हमारे पास एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, तो माइनस का के एक्स, क्योंकि एम जी बराबर के एक्स नॉट है। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। लेकिन इसी सिस्टम को मैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मास है m, स्प्रिंग से जुड़ा है, स्प्रिंग के नीचे है लेट से 2m, m है और 2m है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको कितना कंप्रेस करें कि जब ये ऊपर जाए तो साथ में 2m को भी बाउंस करा दे। वैसे आप थोड़ा सा इसको कंप्रेस करोगे छोड़ोगे तो ये बाउंस ऊपर वाला ही बाउंस करता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा, नीचे वाला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्वेश्चन ये है कि हम कितना इसको कंप्रेस करें कि ये ऊपर तो जाए और साथ में 2m को भी ऊपर लेके जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी, या के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी। इसके लिए ये इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, भाई स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक रहेगी ऐसे, लेकिन इसने कुछ कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया, x बराबर एम जी, तो x की वैल्यू आ गई एम जी बाय के। अब हमें पता है कि इसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि इसका वेट ऑफ बिगर ब्लॉक इज 2mg, तो जो स्प्रिंग फोर्स चाहिए हमें के एक्स नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2mg। 2mg होना चाहिए, 2mg से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्स नॉट कितना आ गया, एक्स नॉट आ जाएगा 2mg बाई के। तो देखो इसको ऊपर करने के लिए तो इतना चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट, इसको उठाने के लिए, और इसको उठाने के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल कितना आपको इसको कंप्रेस है वो करना पड़ेगा, स्ट्रेच, वो होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, यानी कि एम जी बाई के प्लस 2mg बाई के, यानी कि 3mg बाई के। इतना टोटल आपको इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ऐसे दबाना पड़ेगा, तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ ऊपर जो है लिफ्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको उठाने के लिए 2mg के एक्स होना चाहिए और इसको उठाने के लिए के एक्स बराबर एम जी है ही से, तो टोटल 3mg बाई के होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए इस तरह से यहां पे स्प्रिंग लगा देते हैं, ये स्प्रिंग है और ये पुली है इस तरह से। ठीक, ये स्प्रिंग है, ये पुली है, यहां पर mg है। ये कह रहा है इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड बताओ, इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड बताओ। इसको थोड़ा छोड़ के हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब इस टाइम पीरियड तो इसका आएगा, ऑसिलेशन तो मास करेगा, तो उस मास का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर टेंशन अगर T है, टेंशन कितना है T, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2T बराबर के एक्स इनिशियली, 2T इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट, और T बराबर है mg, T बराबर है mg, तो लिखूंगा 2mg इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। इक्वेशन 1 हमने लिख करके रख ली यहाँ पे, 2mg इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट इस मास के लिए इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ वी विल स्ट्रेच इट बाय x। अब सोचो अगर मैं इसको x से स्ट्रेच करूंगा, अगर ये नीचे आएगा x से, तो भाई ये सिर्फ x बाई 2 नीचे आएगा, स्प्रिंग x बाई 2 नीचे आएगी, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए इस कंडीशन पे लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ नेट। जब मैंने इसको नीचे खींचा, देखिए इस तरह से एफ बनेगा, नीचे mg आएगा, ऊपर आएगा t, mg माइनस टी बराबर एक्स नेट। अब t कितना है, तो मैं t के लिए इक्वेशन लिखूंगा 2t इज इक्वल्स टू t और t इज इक्वल्स टू ऊपर का kx, तो k x प्लस x नॉट प्लस x बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ। t के लिख सकता हूँ
देखिए 2t इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स ऊपर, तो ये x नॉट तो पहले से स्ट्रेच था, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव की थी। उसके बाद हमने कितना स्ट्रेच किया, हमने जब उसको x स्ट्रेच किया नीचे पुल किया तो ये कितना स्ट्रेच होगी, x/2 स्ट्रेच होगी। ठीक है ना, ये कंस्ट्रेंट मोशन में हम सीख चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने ये चीज़ सीखा हुआ है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी k/2 x नॉट प्लस x/2 इस तरह से। अब क्या करेंगे, एफ नेट को यहाँ रख देंगे, सॉरी एफ नेट में रख देंगे टी को, तो नेट एफ फोर्स कितना आ जाएगा, mg माइनस के एक्स नॉट बाई टू, ये टी था ना, टी को यहाँ रखेंगे, के एक्स नॉट बाई टू माइनस के एक्स बाई फोर, 2 2 4। अब देखिए 2mg बराबर के एक्स नॉट, तो यहाँ से 2 जाएगा तो mg बराबर के एक्स नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन 4, एफ नेट आ गया के एक्स अपॉन 4। अब क्या करना है, अब अगेन वही चीज हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स अगर होता है, देखिए अगर एफ बराबर माइनस के एक्स होता है तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, लेकिन यहाँ पे k की जगह क्या है, k/4 है। यहाँ पे तो k था लेकिन यहाँ पे k/4 है, तो k/4 होगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई k/4, सब अंडर रूट में है तो 2, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m बाई के, 4 का 2 बार आ जाएगा तो 4 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। लेकिन देखो टाइम पीरियड सिर्फ लीनियर के लिए नहीं करना है, हमें ये समझना होगा कि जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो केवल लीनियर नहीं होता है, SHM रोटेशनल भी होता है, मतलब ऐसे गोल गोल घूमने वाला भी होता है। पेंडुलम, अच्छा पेंडुलम से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, याद आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, मान लीजिए 2 स्प्रिंग है, हमने उसको साथ में जोड़ दिया, स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2, और ये मास जोड़ दिया इस तरह से। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। अगर हम 2 स्प्रिंग को एक साथ जोड़ देंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड किस तरह से वेरी करता है, मतलब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो समझा दो। हमें समझना ये है कि क्योंकि दोनों पे हमने फोर्स लगाया है F, तो जो F आएगा वो आएगा kx1, F इक्वल्स टू kx2, हाँ इसको 2 कहेंगे ना, kx2, k2x2 ऐसे कह सकते हैं, F बराबर k2x2। हम इसका FBD बनाएंगे अगर इस ब्लॉक का, तो F इक्वल्स टू k2x2, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k2, है ना। तो देखिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हुआ है, k2 नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये x1 डिस्प्लेस हुआ होगा और ये डिस्प्लेस हुआ होगा x2, सही है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल x है x1 प्लस x2। तो जो हमें टाइम पीरियड चाहिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, मास कितना डिस्प्लेस हुआ, मास डिस्प्लेस हुआ है x। तो हमें जो आंसर चाहिए, जो टाइम पीरियड चाहिए, वो x के टर्म्स में चाहिए, ना कि x1 या x2 के टर्म्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ने इक्वेशन लिख दी कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और एक इक्वेशन है ये, यहाँ से तो हमारे पास आंसर आने ही वाला है। अब हमें करना क्या है, हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला यहाँ लिखते हैं, ये पॉइंट कंसिडर करो। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं कह सकता हूँ k1 x1 बराबर k2 x2, k1 x1 बराबर k2 x2। तो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, x2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसको निकाल करके फिर हम लोग यहाँ रखेंगे, तो x2 इक्वल्स टू k1 x1 अपॉन k2, k1 x1 अपॉन k2, इस तरह से हम यहाँ रख सकते हैं। और हम लोग x1 लिख सकते हैं k2 x2 अपॉन k1। हमें एलिमिनेट करना है x1, क्योंकि इस फॉर्मूले में x2 की वैल्यू रखेंगे, तो इसको यहाँ रखते हैं, x इक्वल्स टू x1 k2 x2 अपॉन k1 प्लस k2 x2, ठीक है ना। x1 x2 सॉरी x1 की जगह रखा k2 x2 अपॉन k1 और x2 की जगह सीधे x2।
यहाँ से x2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस k2/k1, ये आ गया x, 1 प्लस k2/k1 x आ गया। अब हमें चाहिए x2, x2 आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस k2/k1, 1 प्लस k2/k1, इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब x2 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो f इज इक्वल्स टू k2x2, f इज इक्वल्स टू k2x2, x2 यहाँ रखेंगे तो फोर्स आ जाएगा k2 x अपॉन 1 प्लस k2k1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा k2x अपॉन k1 प्लस k2, और नीचे जो k1 था वो ऊपर चल जाएगा, इस तरह से फोर्स आ जाएगा, और फोर्स होता है kx। अगर मैं इसको kx से कंपेयर करूं तो यह आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो अगर मैं दो स्प्रिंग को सीरीज में ऐड कर दूंगा, सीरीज में जोड़ दूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो इतना आएगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर ऑफ m/k, तो k की जगह मैं रख दूंगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर m, 1 अपॉन k है ना, 1 अपॉन k यानी कि k1 प्लस k2, ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, या हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर ऑफ m अपॉन k1 k2 k1 प्लस k2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा स्प्रिंग का, जब कॉम्बिनेशन कौन सा हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो स्प्रिंग्स होती हैं इस तरह से, ये मास m है, इस तरह से हमने दो स्प्रिंग जोड़ दी, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k1 k2 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे F, तो F आएगा k1x प्लस k2x, मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है x, तो k1x प्लस k2x, x कॉमन ले लेंगे, k1 प्लस k2 इंटू x, F बराबर होता है kx, तो k आ जाएगा k1 प्लस k2। तो जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम स्प्रिंग को इस तरह से ऐड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा k इक्वल्स टू k1 प्लस k2। इसको हमें किस तरह से याद रख सकते हैं, इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे सीरीज का है, और जहाँ यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला है वो रजिस्टर में सीरीज का होता है। जब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ये R1 R2, तो जब ये सीरीज में होते हैं तो नेट R आता है R1 प्लस R2, और जब पैरेलल में रखते हैं इस तरह से, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है ना। तो उसका उल्टा है यहाँ पे, सीरीज का पैरेलल में और पैरेलल का सीरीज में फॉर्मूला होता है। याद रखने का तरीका है, इससे दोनों कंपैरिजन में हम रख सकते हैं। ऐसा का ऐसा ही आएगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कंसेप्ट जो है ऐसा ही होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा रहता है। थर्मल कंडक्टिविटी में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो उसका उल्टा होता है। तो कुल मिला के क्या है कि जब मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, तो मैं एक दिन आपको इसका सबका कंपैरिजन करके लिखवा दूंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 स्प्रिंग है, 1 2 3, ये मास m है, इसका टाइम पीरियड बताओ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 और इसका है k3, k1 k2 k3। तो अब हम देख सकते हैं जो k2 k3 है ये है सीरीज में और k1 उसके पैरेलल में है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे वैसे ही करेंगे। पहले इन दोनों का सोल्यूशन निकालते हैं। तो K2 और K3 का जो नेट आएगा वो आएगा K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K3, ये आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया। तो जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक स्प्रिंग ऐसी है, मास m है, और दूसरी स्प्रिंग ऐसी है। इसका कांस्टेंट है K और इसका है K2 K3 K2 प्लस K3। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, इसका ये है। तो जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइनल आ जाएगा वो आएगा K1 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। इसको सॉल्व कर लेंगे और टाइम पीरियड लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, यानी कि 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आ जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एकदम करेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।